एक क्राइम जब होता है तो उस क्राइम को सिर्फ एक क्राइम के नज़रिए से देखना चाहिए। जब उस क्राइम में राजनीति घुस जाती है तो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और फिर पता नहीं उस केस का क्या अंजाम होता है। और अब उसी स्टेट की सबसे ताकतवर नेता यानी चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट की राजधानी कोलकाता में हुए एक जूनियर डॉक्टर के मर्डर की घटना में 6 दिन के अंदर अंदर कहती हैं कि आरोपी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वो खुद ही जिस स्टेट की हुक्मरान है, जिसकी चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन पर निकलती हैं। अब ये समझ नहीं आता कि वो आखिर ये मांग किससे कर रही है, क्योंकि सारी अथॉरिटी, सारे अधिकार तो उनके खुद के पास है। अब वहाँ की सीएम एक तरफ कह रही हैं कि हम 6 दिन के अंदर संडे तक पुलिस को मोहलत देते हैं और संडे तक ये सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ के जज अचानक एक फरमान देते हैं कि नहीं, इस केस को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दीजिए। अब सीबीआई इस केस की जांच करेगी। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ऐसे कई केसेस उनके पास आए और उन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ सीबीआई, जिसके पुराने इतिहास को अगर आप खंगाल कर देखेंगे तो उनके दामन पर इतने दाग लगे हैं कि इस केस का क्या होगा, कुल मिलाकर आप खुद सोच सकते हैं। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस आरजी कर हॉस्पिटल की उस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर, जिसकी 8-9 अगस्त की रात को पहले रेप हुआ और फिर कत्ल हुआ, उस केस का क्या होगा? क्या पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? और जब ऐसे केस के दौरान तमाम तरह की फिर बातें उठती हैं, सोशल मीडिया पर तमाम थ्योरी तैरने लगती हैं, दर्जनों पॉलिटिशियंस अपने अपने बयान देते हैं। हाल ही में एक पॉलिटिशियन ने कहा कि इसमें ह्यूमन ऑर्गन की भी तस्करी होती है, यानी मानव अंगों की। आपको इस हॉस्पिटल के अंदर पोर्नोग्राफिक, सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट, सारी बातें सामने आ रही हैं। 20 साल पुराने केसेस दोबारा खुल रहे हैं। तो फिर इस केस का क्या होगा? अगर आज आप इस केस की पूरी कहानी सुन लेंगे तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल उससे अलग आप अपने हिसाब से इस केस को समझेंगे और खुद फैसला कर पाएंगे, क्योंकि इस केस की पूरी टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार टाइमलाइन समझ ली तो फिर पूरी कहानी आप आसानी से समझ जाएंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं उसी टाइमलाइन से, क्योंकि अब पूरी टाइमलाइन क्लियर हो चुकी है। एक एक चीज़, कॉल रिकॉर्ड्स, उनकी डिटेल्स। सुबह 6 बजे एक पहला शख्स जो कि सेमिनार हॉल के 3rd फ्लोर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो फौरन चीखता हुआ बाकी लोगों को इसके बारे में बताता है। अब 6 बजे उसने देखा। 6 बजे से लेकर, ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हॉस्पिटल के तमाम बड़े अफसर, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो भी वहाँ मौजूद थे, सब भागकर सेमिनार हॉल में आ जाते हैं। वो देखते हैं, थोड़ी देर में आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि जो बॉडी है वो एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की है। अब पूरा 1 घंटा बीत जाता है। पहला विटनेस जिसने सुबह 6 बजे की लाश देखी, अब 6 से 7 यानी 60 मिनटों बाद पूरा 1 घंटा बीत गया है। अब ठीक 7 बजे पहली बार एक अस्पताल के, यानी जो सीनियर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, अपने बॉस को फ़ोन करते हैं। बॉस यानी इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। उन्हें ठीक 7 बजे कॉल किया जाता है अस्पताल से, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में मौजूद है कि 7 बजे कॉल किया गया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि सर, यहाँ सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये उसकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अस्पताल से डॉक्टर संदीप घोष के घर की जो दूरी है वो लगभग आधे घंटे की है और सुबह ट्रैफिक भी कम होता है, फिर भी आधा घंटा लग सकता है। उन्हें हॉस्पिटल पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगा। हो सकता है सुबह उठने, नहाने धोने में टाइम लगा हो, लेकिन 8 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल पहुँच गए। अब 8 बजे हॉस्पिटल आकर वो सेमिनार हॉल जाते हैं। डेड बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है।
अब आप सोचेंगे 6 से 8 बज गए तो डेड बॉडी की क्या हालत थी, वो वहीं क्यों पड़ी थी? तो उसकी वजह थी क्योंकि अस्पताल में ही लाश मिली थी। कुछ डॉक्टर्स ने फ़ौरन जब खबर मिली वहाँ पहुंचकर उसकी नस देखी, धड़कन देखी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ डेड। अब क्योंकि पुलिस केस है, क्राइम सीन है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, तो इसलिए सीनियर अफसरों का इंतज़ार हो रहा था। आने के बाद सब जानकारी उनको दी जाती है, वो खुद मुआयना करते हैं। सेमिनार हॉल के बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल होते हैं। अब ये सब होने में उन्हें 1 घंटा और लग गया, यानी अब 9 बज चुके हैं। 3 घंटे बीत चुके हैं। 9 बजे पहली बार डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी मिली है। जब इस तरीके से अननेचुरल डेथ होती है, किसी की मौत होती है, तो वहाँ पर क्या था? लाश के जिस्म पर सिर्फ एक कपड़ा था। चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे। कोई भी देखकर, एक आम आदमी भी, उसके लिए डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ था ये सब कुछ देखने और जानने के बावजूद 3 बेशकीमती 3 घंटे अस्पताल बर्बाद करता है और 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद 9:10 से 12 मिनट के करीब कोलकाता पुलिस पहली बार मौके पर पहुंचती है, यानी 9 बजे पहली बार पुलिस को कॉल गई। 3 घंटे बाद और इस दौरान क्या हुआ? सेमिनार हॉल में जैसे सुबह 6 बजे लाश की जानकारी मिली, पूरे अस्पताल में ये खबर फैल गई। क्या डॉक्टर, क्या जूनियर डॉक्टर, क्या मेडिकल स्टाफ, हर कोई उस सेमिनार हॉल में आने जाने लगा। मतलब उनके जूतों के निशान, चंपलों के निशान, हाथ इधर उधर लगा रहे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त होता है एविडेंस कलेक्ट करने का, उन सब का तो बंटाधार हो गया। इतने लोग घुसाए क्राइम सीन पर कि उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया। 3 घंटे में क्राइम सीन का पूरा सत्यानाश हो चुका था। अब पुलिस के आने के बाद ब्रीफिंग होती है और लगभग 4 घंटे 53 मिनट बीत चुके हैं। जब पहली बार लाश देखी गई, अब सुबह के 10:53 हो चुके हैं, यानी पहली बार हॉस्पिटल को होश आता है कि इस जूनियर डॉक्टर के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। पहला कॉल जूनियर डॉक्टर की माँ के मोबाइल पर आता है। पहला कॉल करने वाला कहता है कि मैं आरजीकर अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाइए। इससे पहले कि माँ कुछ और पूछ पाती, फ़ोन कट गया। एक बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक अस्पताल से फ़ोन आ रहा हो तो कोई भी माँ घबराएगी। फ़ौरन पलटकर उस माँ ने नंबर पर डायल किया और पूछा कि अभी कॉल आया था, क्या हुआ मेरी बेटी को? तो उधर से जवाब आता है एक ही लाइन में, हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, अब फ़ौरन अस्पताल आइए। अब माँ ने दोबारा उस नंबर को डायल किया और तीसरी बार उधर से एक शख्स ने फ़ोन उठाया और कहा, मैं यहाँ का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने अपनी जान ले ली है, आप जल्दी अस्पताल आइए। एक माँ के लिए अपनी बेटी के बारे में ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अपने पति को बताया। दोनों माँ बाप फ़ोन रखते हैं और आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उनसे मिलने फ़ौरन डॉक्टर संदीप घोष आते हैं और थोड़ा दिलासा देते हैं। माँ की ज़िद थी कि मुझे मेरी बेटी को दिखाओ, मुझे उससे मिलाओ। डॉक्टर कहते हैं अभी नहीं, आप बैठिए। तब तक जो लाश पुलिस के आने के बाद मॉर्चरी में भेज दी गई थी, उसे अस्पताल की अर्जी से मुर्दाघर में रखा गया। माँ बाप उसी हॉस्पिटल में बैठकर अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनको अपनी बेटी से मिलवा दे, लेकिन वहाँ कोई उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा था। उन घंटों में बार बार उन्हें यही दिलासा दिया जा रहा था कि आपकी बेटी ने जान ले ली है। अब इस माँ बाप को तो इन बात पर विश्वास ही नहीं था। 3 घंटे बाद अस्पताल जागा और कहा, चलिए आपको आपकी बेटी से मिलवा देते हैं, क्योंकि माँ अब बिल्कुल पागल हो गई थी। 3 घंटे बाद मॉर्चरी में पड़ी लाश को माँ को दिखाया गया कि लाश को देखते ही वो माँ चीखने लगती है और वो कहती है, मेरी बेटी ने अपनी जान नहीं ली है, ये सरासर कत्ल का मामला है। कोई भी देख के बता सकता था कि इस हालत में उसके जिस्म पर सैकड़ों जख्म कैसे आ सकते हैं। माँ चीखती चिल्लाती है और बाहर आ जाती है। अब तक तो ये मामला अस्पताल की 4 दीवारी में है, कैसे किसी स्टाफ की मौत हो गई, लेकिन शाम होते होते जूनियर डॉक्टर के साथियों को ये बात पता चलती है और वो हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा धरना प्रदर्शन करते हैं।
शाम होते होते मीडिया तक खबर छन के आती है। मीडिया में ये खबर आती है लेकिन डिटेल्स नहीं। अब अगला दिन हो जाता है। फ्राइडे के बाद सैटरडे। पूरे अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू होता है। लोगों के कानों तक पहुंची तो उनका गुस्सा बढ़ गया। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन। द पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देखकर संजय रॉय नाम के एक शख्स को उठाकर ले जाती है और कह देती है कि जिसने उस डॉक्टर को मारा वो शराब के नशे में था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, उसी ने इस जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया है। आपको डिटेल भी बताई गई कि जो ब्लूटूथ नेकबैंड मौके से मिला था वो संजय के फोन से कनेक्ट हो गया, इसीलिए संजय ही कातिल है। ये कहकर कोलकाता पुलिस अपना दामन साफ कर लेती है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद अब अस्पताल के अंदर जैसे ये बात फैलने लगती है, धरना प्रदर्शन बढ़ जाता है। धीरे धीरे अब मीडिया में ये हेडलाइन और टाइमलाइन देखिए। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से बाकी स्टेट, और ये खबर अब पूरी दुनिया में फैलने लगती है। पोस्टमार्टम हो चुका है। पुलिस को पता है कि धरना प्रदर्शन जारी है, तो सबसे पहले वो अंतिम संस्कार करा देते हैं। जिस हॉस्पिटल से 1 घंटे की दूरी पर जूनियर डॉक्टर रहती थी, वहीं एक शमशान घाट था। जब ये शमशान पहुंचे तो पता चला कि 3 अर्थियां वहीं पर पहले से हैं और काफ़ी टाइम लगेगा। पुलिस वालों ने बात करके शमशान के केयर टेकर जो कि इंचार्ज थे उनसे कहा कि देखो, पहले इसको जल्दी करना है। और था कि हमने तो माँ बाप की सहमति ले ली थी, उनकी मर्जी थी, इसलिए हमने ये सब कराया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ऐलान करती हैं कि हम संडे तक कातिल को पकड़ लेंगे और उसे फांसी दे देंगे। फांसी तो उसे मिलनी ही चाहिए। तब तक कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब क्या है। हाईकोर्ट के सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए। पहला, कि जिस अस्पताल में ये लाश मिली उसी अस्पताल के मॉर्टम क्यों हुआ, किसी दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं जहां न्यूट्रल लोग हो सकते थे। दूसरी गलती, 6 बजे लाश मिली, 9 बजे पुलिस को कॉल क्यों किया गया। जब 7 बजे प्रिंसिपल को खबर दे दी गई थी तो प्रिंसिपल ने किस किस से बात की, वो लोग कौन थे। पुलिस ने शुरुआत में जो रिपोर्ट लिखी वो रिपोर्ट अननेचुरल डेथ की, यानी अस्वाभाविक मौत की है। जब आपके पास आंखें हैं, आप बॉडी देख पा रहे हैं कि चेहरे से लेकर पैर तक जख्म के निशान हैं, हाथ टूटा है, और आप कह रहे हैं ये कोई अननेचुरल डेथ है। कायदे से तो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास ये राइट होता है कि वो किसी केस को सीबीआई को रेफर करे, लेकिन ये दूसरा हक है उसी स्टेट की सबसे बड़ी अदालत यानी हाई कोर्ट के पास। कोलकाता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को रेफर किया तो अगले ही दिन वो मैदान में उतर गए। अब क्या, पहले 4 दिन कोलकाता पुलिस ने जांच की और अब उसके बाद सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। 19-20 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सीबीआई क्या जांच करेगी? कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की? कोलकाता पुलिस की जांच की शुरुआत हुई थी सेमिनार हॉल में, वो भी एक ब्लूटूथ के नेक बैंड से, जिसके सहारे संजय रॉय को आरोपी बनाया गया था और पकड़ लिया गया था। कोलकाता पुलिस के हिसाब से तो ये केस लगभग सॉल्व ही हो चुका था। तभी एक डॉक्टर साहब ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिला। अब वाइट लिक्विड में कई सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपके इंटरनल ऑर्गन के फ्लूइड से लेकर म्यूकस तक कई चीज़ें। एक एवरेज इंडियन का जो सीमेन होता है वो 5 मिलीग्राम का होता है, 151 मिलीग्राम का नहीं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में ये लिक्विड मिलने का मतलब है कि ये एक गैंग रेप था। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। किसी के दबाव में आकर पोस्टमार्टम हुआ और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार। ये सारी चीज़ें कोलकाता पुलिस की तरफ उंगली उठाने लगी। दूसरी तरफ आरजी करके प्रिंसिपल डॉक्टर घोष, उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी। उनके कोलकाता पुलिस से संबंध भी थे। जब उनसे पूछताछ की जाती तो वो कभी आते नहीं। इसी के साथ 2001 में सौमित्र नाम के एक डॉक्टर के साथ हुआ केस वापस से उठा। एक नेता ने कह दिया कि इस हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की तस्करी होती है, मतलब मानव अंगों की। वहाँ सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है। जब ये सारी थ्योरी सामने आने लगी तो दिल्ली से सीबीआई भी कोलकाता आ गई। सीबीआई क्या करेगी? कोलकाता पुलिस ने तो आपको बता दिया है क्या क्या करना है। सीबीआई को असल में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे।
पहला सवाल ये कि क्या संजय रॉय उस रात नशे में शराब के इस कदर चूर था कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए जूनियर डॉक्टर को अपना निशाना बनाया और जब उसने विरोध किया तो उसने गला दबाकर उसे मार डाला। क्या संजय रॉय उस वक्त अकेला था? और अगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग थे, तो वो लोग कौन थे? क्या ये जख्म उस लड़की को तब आए जब वो खुद को डिफेंड कर रही थी? क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर हुआ या कहीं और, या लाकर सेमिनार हॉल में ये लाश फेंक दी गई? क्योंकि जूनियर डॉक्टर के फादर का इल्ज़ाम है कि उनके हिसाब से सेमिनार हॉल में उन्होंने लाश देखी थी। ये सेमिनार हॉल के बाहर कुछ हुआ है, लाश बाद में लाकर अंदर रख दी गई। अलावा जो सबसे बड़ा सवाल सीबीआई इस वक्त खंगाल रही है वो ये कि अगर 6 बजे लाश मिल गई थी तो 9 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? 7 बजे प्रिंसिपल को खबर मिली तो 7 से 9 तक प्रिंसिपल साहब ने किस किस से बात की, उनके कॉल के डिटेल रिकॉर्ड्स, सब कुछ सेमिनार हॉल के बराबर में अचानक कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है। सेमिनार हॉल के अंदर इतने लोग गए सिर्फ ये खबर सुनकर सबूत मिटाने के मकसद से भी शायद अंदर चले गए होंगे। इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई को तलाश करने हैं। सीबीआई लगातार संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल साहब पर यह भी आरोप है कि वो कई तरह के झूठ अपनी पूछताछ के दौरान बोल रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि संजय रॉय यानी वो आरोपी जिसे पकड़ा गया है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करना होगा, मगर इसके लिए कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होती है। सीबीआई ये भी सोच रही है कि क्यों ना प्रिंसिपल की भी पॉलीग्राफी टेस्ट करा दी जाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका जवाब आप लोग भी जानना चाहते हैं वो ये कि ये सच कब बाहर आएगा। सच आखिर है क्या? सारी थ्योरी, सारी कहानियों से हटकर अगर हम बेसिक पॉलिटिक्स को भी हटा दें तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक बेसिक चीज़ है, आप किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जब लाश मिली तो जूनियर डॉक्टर के बायोलॉजिकल सैंपल लिए गए जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि रेप हुआ या नहीं, एक से ज़्यादा लोगों ने किया या कम ने। उन सब लोगों के एविडेंसेस उन्हीं डीएनए रिपोर्ट में मिले होंगे। अब मान लीजिए संजय के डीएनए और विक्टिम के डीएनए मिल गए, इसका मतलब केस बहुत आसान और क्लियर है। संजय रॉय रेपिस्ट है। उसने पहले अपनी हवस को अंजाम दिया और बाद में गला घोटकर डॉक्टर को मार दिया। सोने की तरह ये चीज़ें साफ हैं। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आ जाए कि डीएनए सैंपल जो भेजे गए वो किसी एक के नहीं ज़्यादा लोगों के थे तो इसकी जांच होगी। क्योंकि उस क्राइम सीन पर लगातार कई लोग आए तो सबने अपना कुछ ना कुछ फ्लूइड पीछे छोड़ ही दिया, जैसे पसीना, हो सकता है ब्लड। लेकिन अगर ये रेप का मामला है तो सीमन यानी जो विक्टिम की प्राइवेट पार्ट्स में से मिला वो एक सैंपल है। इधर हमारे पास आरोपी का सैंपल है और इन दोनों को मिला दिया जाना चाहिए। अगर ऐसे भी कुछ सैंपल मिले वहाँ से जो संजय रॉय के नहीं है तो जूनियर डॉक्टर के साथ इस केस में कोई और भी शामिल है। अगर ऐसा सच है तो ये पूरा केस, पूरी थ्योरी बदल जाएगी। दूसरी फॉरेंसिक लैब में ये सैंपल्स भेजे गए हैं और ये रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगी। पहले ये रिपोर्ट कोलकाता पुलिस को मिलती, लेकिन अब सीबीआई को मिलेगी। जितनी जल्दी ये रिपोर्ट आएगी उतना जल्दी ये केस आईने की तरह साफ कर देगी। अब लोग पूछ सकते हैं कि क्या सैंपल बदले नहीं जा सकते? तो बिल्कुल, हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप किसी के डीएनए सैंपल तो बदल सकते हैं मगर उसका डीएनए नहीं। आपने किसी का सैंपल उठाया और दिखा दिया लेकिन बाकी चीज़ तो बदल जाएगी, लेकिन डीएनए नहीं बदलेगा। माँ बाप के थ्रू उस डीएनए की जांच करा सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सैंपल किसका है। जब पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जाता है तो इसकी एक वीडियोग्राफी की गई। वीडियोग्राफी से ये पता चल सकता है कि पोस्टमार्टम किस ढंग से किया गया। अगर गलत ढंग से किया गया तो ये पकड़ा जा सकता है, यानी इस चीज़ में हेराफेरी नहीं हो सकती। अगर कोई रिपोर्ट आ जाए तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। अब इंतज़ार है दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जिसके सहारे ये कहानी शीशे की तरह साफ हो सकती है। आज के लिए इस केस में इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
जबरदस्ती मौत से पहले हुई थी या उसकी मौत के बाद, यानी ये हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब ये भयानक पोस्टमार्टम